हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अर्चना रविशंकर यादव, विषय विज्ञान की शिक्षिका, सांता क्रूज माध्यमिक विद्यालय में आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पे आपके विज्ञान विषय के प्रथम जो पहला वाला प्रश्न पत्र है, उसके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी हम प्रश्न पत्र के बारे में ही बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है हमारा यूट्यूब लेक्चर में साइंस का, तो उसी क्रम में हम आज फिर से जो आपका पहला वाला प्रश्न है उसके पहले पार्ट में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कि इसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी, जिनको हम कहते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इन 5 प्रश्नों में आपको जो है आंसर विकल्प के रूप में दिया रहेगा, उसमें से सही विकल्प पहचान करके आपको आंसर जो है सही विकल्प का जो नंबर है या जो भी अल्फाबेट में क्रमांक है उसका, वो आपको आंसर में लिखना है। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है प्रश्न पत्र पैटर्न में कि आपको पेपर में सिर्फ जो विकल्प है उसका क्रमांक लिखना है। अब क्रमांक 1 2 3 4 या ABCD जो भी है, आपको क्रमांक में जो आंसर है वो नहीं लिखना है, सिर्फ क्रमांक लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अ का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका मान लीजिए क्रमांक C सही है, तो आपको सिर्फ क्रमांक का जो नंबर है C वही लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। और जो भी आप पहला क्रमांक लिखेंगे उस पे ही आपका जो इवैल्यूएशन है पेपर का होगा। अगर आप 2 क्रमांक लिखते हैं या बहुत अधिक काट-पीट करते हैं तो आपके प्रश्न को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इसलिए पेपर लिखते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ करके और उसके बाद श्योर होने के बाद फिर आप जो है आंसर एक बार अपनी नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको उसको वापस जो है काट-पीट ना करना पड़े। और हाँ, लिखते समय चूँकि आपको क्रम ही लिखना है, बहुत छोटा ही हो जाता है लिखने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कि नोटबुक में जो आपको पेपर मिलेगा लिखने के लिए आंसर, एक-एक लाइन में फटाफट लिख के आप 4-5 लाइन में लिख के खत्म कर दो, फिर उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख दो। आप कम से कम 2 लाइन का गैप रखो, ताकि इवैल्यूएशन के समय जो भी है आपका कॉपी, वो एक बार देखने में नोटिस में आ जाए कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का ये विकल्प, सेकंड क्वेश्चन का ये विकल्प। थोड़ा वो साफ-सुथरा और अट्रैक्टिव भी दिखे, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। तो आंसर लिखते समय आप 1-1, 2-2 लाइन का गैप रखिए। 4-4, 5-5 लाइन ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1-1, 2-2 लाइन का गैप रखिए, तो उससे जो है आपके पेपर में सफाई नज़र आती है। तो उसका विशेष आपको फ़ायदा रहता है। अब हम पहला पार्ट जो है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो क्वेश्चंस कुछ मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं इस पार्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। तो पहला पार्ट जो है आपका गुरुत्वाकर्षण, इसके छोटा सा पार्ट है जिसमें शायद आपको 3 मार्क्स के लिए प्रश्न अटेंड करने को मार्क्स के टोटल पर, और उसमें से 3 मार्क्स आपको अटेंड करना, ऐसा। तो इस पार्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 1 नंबर के प्रश्न के हिसाब से। देखिए 1 नंबर का प्रश्न जो होता है हमेशा साइंस में, जो आपको 1 लाइन की डेफिनेशन या जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होता है, परिभाषा हो गई या नियम हो गया, वो डेफिनेशन या जो एकदम कोर साइंस होता है उसके अंदर से पूछा जाता है।
बहुत सारा पार्ट आपकी साइंस की बुक में, जैसे एक लाइन की परिभाषा हो गई तो उसके एक्सप्लेनेशन में उदाहरण होता है और कृतियां होती हैं। जो एक लाइन, ये इस प्रकार का प्रश्न होता है मल्टीपल चॉइस, जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जनरली मैं सबकी बात कर रही हूँ, वो सभी जो है आपके जो कोर साइंस वाला पार्ट होता है उसके ही किसी एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर के पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो होता है, उदाहरण वाला जो पार्ट होता है, उसमें से नहीं पूछा जाता। जो आप परिभाषा लिखते हो या फिर आपको सूत्र पर आधारित हो सकता है, जो मैथमेटिकल पार्ट है आपका इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, या फिर जो रासायनिक विज्ञान है आपका, जिसमें नाम वगैरह पूछा जाता है, तो उसमें से हो सकता है। लेकिन जो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कोर साइंटिफिक पार्ट होता है आपके साइंस में, जिसमें डेफिनेशन लिखी होती है या फिर नियम लिखा होता है, उसमें से ही पूछा जाता है आपका ये एक लाइन का क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण पार्ट के अंदर महत्वपूर्ण बातें जो हैं, सबसे पहले तो आपको गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक क्या होता है, ये सारी बात चीजें आपके ध्यान में हमेशा होनी चाहिए। इनकी इकाई क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी जिसको कहते हैं हम, मुक्ति वेग, ये सारी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और इकाइयां भी याद होनी चाहिए। सूत्र और इकाइयां, जैसे गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई, एस्केप वेलोसिटी जो होती है, मुक्ति वेग, उसका सूत्र, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है केपलर का नियम। केपलर के नियम के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको एक नंबर में बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे केपलर का स्टेटमेंट है, दूरी और आवर्तकाल का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है उसमें आप को पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी किस प्रकार से संबंधित हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल और पिंड का, किसी पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार से संबंधित है। उसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी और चंद्रमा पर रेशियो, और पिंड के भार का पृथ्वी और चंद्रमा पर रेशियो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मतलब अक्सर पूछी जाती है, तो आप इस बात का भी पढ़ते समय ध्यान रखिए कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका और पृथ्वी और चंद्रमा पर क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, और किसी पिंड का भार पृथ्वी पर और चंद्रमा पर उसका क्या रेशियो है, इस बात के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं इस पाठ के अंदर। मैं आपको कुछ एक प्रश्न जो है बताती हूँ उदाहरण में, पूछे गए आमतौर पर। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रश्न है, यदि दो द्रव्य कणों के बीच की दूरी r हो तो उनके मध्य क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात में बदलता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको गुरुत्वाकर्षण सूत्र याद होना आवश्यक है, तभी आप जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टू Gmm/r²। तो जब आप इस सूत्र को ध्यान में रखोगे तब आप इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ से आपको समझ में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी से उसका विलोम अनुपात होता है या व्युत्क्रम संबंध होता है, 1/r² जो है इस प्रश्न का आंसर है। अब आंसर लिखते समय आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा है, तो आपको साफ सुथरा ब्रैकेट के अंदर डी लिख देना है। अब डी में 1/r² लिखा है, वो आपको लिखना आवश्यक नहीं है कि डी में क्या है, सिर्फ आप क्रमांक लिख दिए विकल्प का, वही आपका आंसर हो जाएगा।
फिर एक और प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, डैश होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी सतह से ऊंचाई से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थर्ड वाला, G इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H स्क्वायर, फॉर्मूले में GM R स्क्वायर होता है, चूंकि यहाँ पे पृथ्वी सतह से H ऊंचाई पर बोला जा रहा है, इसलिए उस ऊंचाई को पृथ्वी की त्रिज्या में ऐड कर लिया गया है। यहाँ पे आप देखिए G, कैपिटल G जो है गुरुत्वीय स्थिरांक है, M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R पृथ्वी की त्रिज्या है, और H जो है पृथ्वी की सतह से पिंड की ऊंचाई है। यहाँ पे स्मॉल m भी होना चाहिए, जो पिंड होता है उसका भार, सूत्र में GM कैपिटल M फिर स्मॉल m, चूंकि पृथ्वी के भार की भार नहीं, द्रव्यमान, चूंकि पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में जो पिंड होता है उसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल m जो है वो नहीं लिखा गया है। उसके बाद देखिए मैं बता रही थी आपको कि सूत्र और इकाई, ये जो दोनों प्रश्न है ऊपर वाले, ये सूत्र पर आधारित है। उसके बाद है इकाई, गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई। तो आप जब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखते हो तो उसमें लिखते हो F इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो आप सूत्र में एक एक चीज को देखिए, पहले क्या आता है F मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, बल मतलब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। फिर उसके बाद आता है कैपिटल G, फिर M, कैपिटल M और स्मॉल m। कैपिटल M मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में, और फिर स्मॉल m वो भी किलोग्राम में, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो गया। उसके बाद होता है नीचे R स्क्वायर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, दूरी है, तो उसका मात्रा क्या हो गया, मीटर, और फिर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो बराबर के पहले न्यूटन है, और उसके बाद है गुरुत्वीय स्थिरांक G के गुणे में आपका किलोग्राम स्क्वायर और बटे मीटर स्क्वायर। तो जब आप गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक निकालोगे या गुरुत्वीय स्थिरांक बराबर करोगे, तो जो उसके गुणे में है दूसरी तरफ जाके वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो गुणे में है वो भाग में हो जाएगा, और जो बटे में है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका मात्रक जो है इस हिसाब से न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका वही होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। उसके बाद है कि पिंड का पृथ्वी पर मुक्ति वेग या पलायन वेग। मुक्ति वेग जो है, पलायन वेग जिसको हम कहते हैं, ये क्या कौन सा वेग होता है इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। मुक्ति वेग का मतलब होता है कि किसी भी पिंड को दिया जाने वाला वेग, वह वेग जिसको प्राप्त करके वह पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बाहर जा सकता है, उसको उस पिंड का मुक्ति वेग कहा जाता है। तो मुक्ति वेग जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 होता है उससे थोड़ा सा अधिक होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी पिंड को अगर इतना वेग दिया जाता है तब वह कम से कम, अधिक से अधिक और वेग कितना भी दिया जा सकता है, लेकिन कम से कम इतना वेग चाहिए ताकि वह पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का ये है क्षेत्र है, ऑरा है, उससे वो बाहर जा सके। तो मुक्ति वेग का जो सूत्र होता है वो है आपका करनी में 2gm अपॉन r। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी, ये आपका सही ऑप्शन, सही विकल्प है, तो आंसर में आप लिखेंगे सी। इसी प्रकार एक प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 72
न्यूटन हो तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि किसी पिंड का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार उसका अनुपात, या किसी पिंड का चंद्रमा और पृथ्वी पर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका अनुपात, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको प्रश्न पूछे जाने के लिए। तो पृथ्वी और चंद्रमा पर जो भार होता है वो उसका रेशियो होता है 1:6। अगर किसी पिंड का भार आपको पृथ्वी पर दिया गया है और आपको चंद्रमा पर उसका भार प्राप्त करने को कहा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको चंद्रमा पर भार प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी पिंड का चंद्रमा पर भार दिया गया और आपको अर्थ पर उसका भार प्राप्त करने को कहा जा रहा है, तो आप उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका अर्थ पर भार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आपको पृथ्वी पर पिंड का भार दिया गया है, व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 72 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार प्राप्त करने के लिए आप उसको 72 × 1:6 कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 न्यूटन। ये जो है भार हो जाएगा व्यक्ति का चंद्रमा पर। इसी प्रकार से है, चंद्रमा पर 9 न्यूटन भार वाले व्यक्ति का पृथ्वी पर कितना भार होगा। अभी भार जो है वो चंद्रमा पर दिया गया है, इसके पहले आपको पृथ्वी पर दिया गया था, तो आप इसको क्या करोगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, फोर्थ वाला जो आपका विकल्प है 54 न्यूटन। ये तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस पार्ट के अंदर। अब आता है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रश्न भी बहुत प्रकार के बनेंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपको 5 मार्क्स हल करना होगा। तो सबसे पहले हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में मोटी मोटी जानकारियां ले लेंगे। आवर्ती वर्गीकरण, सबसे पहले उसका हिस्ट्री पार्ट जो आता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की शुरुआत कब कैसे हुई थी और बाय द टाइम किसने किसने वर्गीकरण करने की कोशिश की और उनका स्टेटमेंट क्या था, नियम क्या था। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हो कि आपको डोबेराइनर का त्रिक पढ़ना है तत्वों के वर्गीकरण में, फिर न्यूलैंड का नियम है, फिर जो है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी है, फिर आधुनिक आवर्त सारणी है। तो इन सभी का जो स्टेटमेंट है और उस पर आधारित जो उदाहरण है, उन सब में से भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पार्ट के अंदर बहुत सारी जानकारी है, उस हिसाब से क्वेश्चन भी बहुत प्रकार के बनते हैं। और फिर उसके बाद जब आप डोबेराइनर का त्रिक नियम हो गया, न्यूलैंड का नियम हो गया, फिर आप जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हो, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हो, तो आधुनिक आवर्त सारणी में विशेष जो है, जब आप वर्गीकरण पढ़ते हो तो आप देखते हो कि बाएं हाथ की तरफ आपके इसमें आवर्त सारणी में धातुएं होती हैं, दाहिने हाथ की तरफ अधातुएं होती हैं, सबसे लास्ट में निष्क्रिय गैसें होती हैं, बीच में जो है आपके संक्रमण तत्व होते हैं और उसके नीचे जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज के तत्व होते हैं। तो ये सारी जो मोटी मोटी जानकारियां हैं आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए कि पहला दूसरा समूह जो है उसमें धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं और मृदा धातुएं। उसके पहले भी ये और इम्पोर्टेंट जानकारी कि समूह और आवर्त क्या होता है। तो समूह जो है, जो आवर्त सारणी की वर्टिकल लाइन है, ऊपर से लाइन नीचे जो लाइन कॉलम होता है वो क्या होता है, उसको आप समूह कहते हो, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जो बाएं तरफ से दाहिने तरफ क्षैतिज लाइन होती है उसको हम आवर्त कहते हैं। तो समूह और आवर्त पहचानना, समूह कितने हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 जो है ग्रुप्स, 18 समूह हैं। और आवर्त कितने हैं, तो ऊपर से नीचे 7 आवर्त जो है वो हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में, तो ये जानकारी भी आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकार के तत्व कौन से समूह में आते हैं। देखिए, आवर्त सारणी समझने में बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी समझ आ जाता है। फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का जो गुणधर्म है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो भी समझ आ जाता है। तो आवर्त सारणी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो पाठ के अंदर जो भी चीजें और लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आपको पूछे जाते हैं, आवर्त सारणी आपको कंप्लीटली अगर समझ में आ रही है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। तो आवर्त सारणी में मोटी मोटी जानकारी कि बाएं तरफ जो है आपका धातुएं होती हैं, उसमें भी पहले समूह में क्षारीय धातुएं, दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय धातुओं की संयोजकता 1, क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता 2, और दूसरी दाहिने तरफ जो है धातुएं होती हैं जिनका जो है संयोजकता -1 से लेके -3 है। और उसके बाद जो है लास्ट वाला समूह जो है जिसको हम शून्य समूह कहते हैं, जिसमें निष्क्रिय गैसें या राजवायु जिसको हम कहते हैं, जो गैसें जो हैं किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती, किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, वह गैसें होती हैं लास्ट वाले समूह में। तो ये सारी जो मोटी मोटी जानकारियां हैं, अगर ये आपके ध्यान में रहेंगी तो आप 1 नंबर के क्वेश्चंस कर पाओगे। जानकारी बहुत है लेकिन फिर भी पाठ जो है वो कठिन नहीं है, क्योंकि जानकारियां आसान है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप एक चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो तो दूसरी जो है रिलेटेड है, आप थोड़ी कोशिश करोगे तो वो दूसरी भी आपको समझ में आ जाएगी। कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं इस पाठ के अंदर भी। जैसे आपको दिया गया है कि क्षारीय धातुओं की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। क्षारीय धातु, जैसे मैंने आपको बोला पहला समूह, तो पहले समूह की संयोजकता कहिए या उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए, वो क्या होती है, 1 होती है, इसीलिए उनको फर्स्ट समूह में रखा गया है। अब इनकी संयोजकता 1 क्यों होती है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तब आप देखोगे कि जो इसकी कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें सबसे बाहर की कक्षा जो होती है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना जो है वो आसान होता है, इसलिए उसका संयोजकता जो है वह 1 होती है। तो इसका आंसर जो है आपका पहला विकल्प ए वह सही है। दूसरा है फिर भूक्षारीय धातुएं, या इनको क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। इंग्लिश में आपका फर्स्ट वाला जो है उसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षारीय धातुएं, और दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या भूक्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं, इनका जो संयोजकता होती है 2 होती है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यह जो है स्टेबल यौगिक स्टेबल तत्व बन जाते हैं यौगिक में, इसलिए वह 2 इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वह 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं। जो इस समूह की धातुएं होती हैं पहले और दूसरे, वो क्या किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, वो आयनिक यौगिक बनाती हैं रासायनिक अभिक्रिया में। आयनिक यौगिक का क्या मतलब होता है कि एक तत्व जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, किसी भी तत्व को स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, उसका जो सबसे बाहर वाला कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब किसी तत्व के पास अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को 1, 2, 3 जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है उनको दूसरे तत्व को दे करके खुद स्टेबल कंपाउंड बन जाना चाहता है। और यदि किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 5 है, 6 हैं, 7 हैं, तो वो क्या करता है, 1, 2, 3 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है।
5 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन लेना, या 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 डोनेट करने की बजाय वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, ये आसान रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसलिए जो ये तत्व होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनको कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व से लेकर के दोनों मिलकर के स्टेबल यौगिक बनाते हैं, जिसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा या आवेश के आदान प्रदान द्वारा बंध बनता है, इसलिए उसको आयनिक बंध कहा जाता है। तो भूक्षारी धातुओं की संयोजकता 2 है, अर्थात में स्थान कौन सा है? बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 2 है, इसलिए दूसरे समूह में जो है ये धातुएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही उसके समूह की संख्या होगी। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8, लेकिन संख्या तो 18 तक है, तो आप आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़िए। लेकिन पहला दूसरा जो समूह है वो इसी प्रकार से है कि जितनी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है उस समूह में वह तत्व होगा। उसके बाद प्रश्न है आपको कि तत्व X के क्लोराइड का अणुसूत्र XCl है। देखिए Cl जो है आपका ये अधातु है और कौन से समूह का है? सेकेंड लास्ट समूह का है। लास्ट समूह वाले तत्व जैसे मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। सेकेंड लास्ट समूह जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों का समूह होता है, इनको हैलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से आयोडीन, ये सभी तत्व जो है हैलोजन कहलाते हैं। यह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। उच्च द्रवणांक मतलब अधिक तापमान पर पिघलने वाला ठोस है। तत्व X आवर्त सारणी के जिस समूह में होगा उस समूह में निम्न में से कौन सा तत्व होगा? अब हम तत्व X के बारे में आपको पता नहीं है, हम Cl पे विचार करेंगे। तो Cl मतलब क्लोरीन। क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है आपका, यह अधातु है और सेकेंड लास्ट समूह में पाया जाता है का मतलब होता है कि इसके बाह्य कोश में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो यह तत्व जो है किसी भी जब दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके साथ जो है स्टेबल कंपाउंड यौगिक बना लेता है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा तत्व जो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसके साथ वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, करके XCl जो सो कॉल्ड कंपाउंड है वो बनाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो आपको विकल्प में दिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो जो सोडियम है इसकी संयोजकता जो है वो होती है +1। +1 का मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पहले समूह का तत्व है। मैग्नीशियम जो है वो दूसरे समूह का तत्व है। एल्यूमिनियम जो है वो उसकी संयोजकता +3 होती है और सिलिकॉन की जो है वो बदलती रहती है। तो इस हिसाब से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl ऐसा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसको आप कॉमन सॉल्ट कहते हो या टेबल सॉल्ट कहते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस खंड में जो है पाई जाती हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं वह जो है बाएं तरफ पाई जाती हैं, अधातुएं जो है दाहिनी तरफ पाई जाती हैं। स्टार्ट के 2 समूह जो है क्षारी धातुएं और भूक्षारी धातुएं, और लास्ट वाले समूह जो होते हैं, सबसे लास्ट वाला आपका ऐसे तत्व होते हैं जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। उसके नेक्स्ट जो है 2, 3 समूह, 2, 3, 4 समूह, ये सभी क्या होते हैं? अधातुएं होते हैं। तो दाहिनी तरफ जो ये होता है उसमें अधातुएं पाई जाती हैं और ये सभी जो है D ब्लॉक
या डी खंड सॉरी पी खंड के तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में इसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए इनको पी खंड तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न आपको कि निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा समूह डोबेराइनर का त्रिक नहीं है। डोबेराइनर का त्रिक का नियम जब आप पढ़ते हो तो आपको उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये उदाहरण आपको हो सकता है इस बार नहीं पूछा जाए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही उदाहरण लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला आपको इस बार के सिलेबस में है। कोरोना के कारण जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें आपको दूसरे उदाहरण नहीं है। फिर भी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो कॉपर, सिल्वर मतलब Cu, Ag और Au वाला समूह है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये समूह जो है डोबेराइनर त्रिक नहीं है, बाकी सभी डोबेराइनर त्रिक हैं। उसके बाद प्रश्न है कि न्यूलैंड के समय में कितने तत्वों की खोज हुई थी। तो ये आपको बुक में पूरा कथन, पूरी लाइन है कि न्यूलैंड के समय में 56 तत्वों की खोज हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो 56 है। इसी प्रकार से है आपका अगला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को कौन से समूह डैश में समूह में स्थान दिया गया है। हैलोजन जो मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि सेकेंड लास्ट समूह जो होता है, सबसे लास्ट राजवायु निष्क्रिय गैस है, उसके पहले जो होता है वो हैलोजन समूह होता है। 17वां समूह जो है वो हैलोजन के लिए निश्चित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। और प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय तत्वों को कौन सा स्थान दिया गया है। डैश में समूह में स्थान दिया गया है। तो कौन सा समूह है वो, सबसे लास्ट 18वां समूह। प्रश्न है फिर से कि अष्टक का नियम कौन से वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था। अष्टक मतलब 8 तत्वों का जो उनके गुणधर्मों में संबंध होता है, रिपीटिशन का प्रत्येक 8 तत्व के बाद, यह नियम न्यूलैंड ने जो है बताया था। उसके बाद प्रश्न है एका बोरॉन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में कालांतर में इस डैश से संबोधित किया गया। बोरॉन के बाद जो सीरीज है तत्वों की, मेंडलीव को उनका जो है नाम एग्जैक्टली तब नहीं दिया गया था, तो मेंडलीव ने तत्व को क्या कहा था, एका बोरॉन, और लास्ट में उस तत्व का नाम जो है वो स्कैंडियम रखा गया। उसके बाद है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला हैलोजन, यह होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है यह द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर पाया जाता है। इसके पहले ऊपर के जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। ब्रोमीन जो होता है ये द्रव होता है। इसके बाद के जो होते हैं आयोडीन और जो नीचे का तत्व होता है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो ठोस होते हैं। तो ब्रोमीन जो है यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। उसके बाद प्रश्न है आपको कि डैश का उपयोग गुब्बारों तथा स्कूबा डाइविंग में किया जाता है। तो जो निष्क्रिय गैस होती है, जो किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, इनका उपयोग जो है बहुत सारे चीजों में किया जाता है। जैसे जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह भी होते हैं, उनके अंदर भी प्रेशर, एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, अगर बल्ब के अंदर कोई गैस नहीं भरी रहेगी तो बल्ब जो है बाहर जो एयर प्रेशर है आपका उससे टूट सकता है। तो उस एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बल्ब के अंदर जो है निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। वह गैसें जो बल्ब के अंदर लगे हुए तार जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, उनसे अभिक्रिया ना करें। नहीं तो धातु के तार होते हैं, अगर कोई रिएक्टिव गैस होगी तो उसके साथ रिएक्शन करके उस गैस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस
कोई भी रिएक्टिव गैस होगी तो उसके साथ वो अभिक्रिया करके वो धातु के तार जो है नष्ट होने लगेंगे, इसलिए उसके अंदर ऐसी गैस भरी जाती है जो निष्क्रिय होती है। उसके अलावा निष्क्रिय गैस जो है गुब्बारों में भरने के लिए भी इस्तेमाल होती है, स्कूबा डाइविंग में के लिए। स्कूबा डाइविंग मतलब बायंसी प्रोवाइड करने के लिए। बायंसी का मतलब होता है कि जो इंसान होता है उसकी बॉडी का वेट होता है कुछ, तो पानी में जाके वो डूबे नहीं, उसकी बॉडी को फ्लोट मिलता रहे, बायंसी मिलती रहे, उसके लिए उसके शरीर में गैस का बलून या कुछ भी जो अटैच किया जाता है वो जो है निष्क्रिय गैस का होता है। और वो गैस कौन सी होती है, तो वो हीलियम गैस होती है। उसके बाद हम आते हैं आपका अगला प्रश्न, पाठ जो है रासायनिक अभिक्रिया। अब इस पाठ के अंदर सबसे पहले तो हमको जो हमारे दिमाग में स्केच बनना चाहिए किसी पाठ का नाम लेते समय ही, कि हमको इसके अंदर कौन कौन सी जानकारी है जो जिस पे प्रश्न बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पाठ में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये पाठ आपको शायद नहीं है। इसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया का लेखन, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से रासायनिक समीकरण के स्वरूप में लिखते हैं, यह पाठ है। उसके बाद है आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उनके कुछ उदाहरण जो है आपको हैं, उसके अलावा कुछ टिप्पणियां हैं इस पाठ में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का लेखन जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के लेखन में एक नंबर में आने वाली जानकारी कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय जो आप एरो बनाते हो उसके दाहिनी तरफ जो है क्या होता है और बाईं तरफ क्या होता है। तो आप जैसे कि जानते हो रासायनिक अभिक्रिया में एरो के पहले आप अभिकारी पदार्थ लिखते हो। अभिकर्मक या अभिकारी पदार्थ मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद अब वह जो है पदार्थ जो है एक भी हो सकता है, कोई एक कंपाउंड हो सकता है या फिर दो अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं या दो कंपाउंड होते हैं, तो सबको अलग अलग लिख के हम बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद हम एरो लगाते हैं, फिर उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको प्राप्त होता है जिसको हम उत्पाद कहते हैं वो लिखते हैं। तो उत्पाद के रूप में आपको जो है कभी कभी गैस प्राप्त होती है, तो गैस के साथ में एक वर्टिकल जो है एरो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ, जो दर्शाता है कि ये गैस है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। या फिर कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, ठोस पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो एरो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और एरो जो होता है आपका बीच में जो एरो होता है रासायनिक समीकरण के ऊपर, उसके ऊपर कभी कभी कोई चिन्ह होता है या किसी किसी तत्व का नाम होता है। तो चिन्ह जो होता है मोस्टली हीट का होता है, डेल्टा मतलब त्रिभुज के आकार का ट्रायंगल शेप बना होता है जिसको डेल्टा कहते हैं। वो हीट या ऊष्मा को दर्शाता है। मतलब क्या होता है उसका कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्मा प्रदान करने पर जो है घटित होती है। तो रासायनिक समीकरण लेखन में ये बातें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो 3 प्रकार हैं आपको, संयोग अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और जो है विच्छेदन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। और विस्थापन में भी युग्म विस्थापन अभिक्रिया एक और प्रकार होता है उसका। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पाठ में जानकारी भी थोड़ी है और प्रश्न भी जो है बहुत एग्जैक्टली जैसे आपको बुक में रहता है वैसा ही पूछा जाता है। क्योंकि अभी तो आपके प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में प्रश्न पोर्शन से ही प्रश्न आते हैं और एग्जैक्टली वही प्रश्न आते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में रहते हैं। तो आप किताब को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। इस पार्ट के अंदर कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रश्न है कुछ उदाहरण कि लोहे की कीलों तथा कॉपर सल्फेट की विलयन की अभिक्रिया जब भी होती है तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है। जैसा आप उदाहरण में पढ़ेंगे तो देखेंगे
कि लोहे के कील और कॉपर सल्फेट की जो अभिक्रिया होती है यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है किसी यौगिक से उस पदार्थ को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करता है, किसी एक पदार्थ को किसी एक तत्व को हटा करके स्थान करता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट की जो अभिक्रिया होती है ये कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसलिए आप यहाँ पे आपको उदाहरण सी जो है ये जो है आपका सही उदाहरण, सही विकल्प सी जो है ये सही विकल्प है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें रखने पर वही जो रासायनिक अभिक्रिया है उसी के ऊपर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। आप देखिए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें रखने पर निक्षेप के कारण कीलें लाल भूरी दिखाई देती हैं। डैश निक्षेप के कारण, किस चीज के निक्षेप के कारण कीलें लाल भूरी दिखाई देती हैं? तो वो कॉपर जो धातु होती है उसका निक्षेप जो कीलों पर जमा हो जाता है उसके कारण वो लाल भूरी दिखाई पड़ती है। उसके बाद फिर से आपको एक और उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का ही। विस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पार्ट के अंदर। विस्थापन अभिक्रिया टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है आपको, इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो कॉपर सल्फेट AQ का मतलब होता है एक्वस, जिसका मतलब होता है जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और उसमें Zn मतलब जिंक जो है वो, S का मतलब होता है सॉलिड, वो सॉलिड डाला जाता है और है विस्थापन अभिक्रिया है, अभिक्रिया नहीं है, ये है सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्न को डैश संयोग अभिक्रिया है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, जहाँ पे दो अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं उसको संयोग अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये संयोग लिखा है, तो आपको अभिकारी पदार्थ में देखना है कि जहाँ पे दो या अधिक पदार्थ जो है मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, वो क्या होगा? आपका संयोग अभिक्रिया होगा। तो आप जब उदाहरण देखेंगे तो आप देखिए कॉपर, पहला उदाहरण है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो है कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो यहाँ पे मिलना ऐसे दो तत्व मिलकर बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर ने जो है हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस कर दिया। और दूसरा आप देखिए H2CO2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर के एसिटिक अम्ल बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। यह जो है आपके संयोग अभिक्रिया का कारण है। जो दिए गए हैं आप देखिए ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों जो है ऊष्मा की उपस्थिति में ब्रेक हो रहे हैं या उनका अपघटन हो रहा है, टूट रहे हैं। तो जो सेकंड वाला उदाहरण है वो आपका संयोग अभिक्रिया का उदाहरण है। उसका है डैश अपघटन अभिक्रिया है, जो आपने ऊपर ही उदाहरण बताया। अपघटन अभिक्रिया का वही वाला उदाहरण सेम इसमें भी है। कैल्शियम कार्बोनेट है उसका ऊष्मा की हेलो हाँ मैडम। सर, ड्रॉप हुआ क्या ये सेशन? नहीं, खत्म हो गया आपका ना? नहीं सर, माइक म्यूट हो गया। एक्चुअली टाइम आई थिंक 40 मिनट हो गया तो कुछ हुआ है। नहीं वैसे होता नहीं है।
ठीक है, हो गया रहेगा तो कोई, वैसे भी समय भी हो गया है। थोड़ा 5 मिनट का टाइम और सर। चलिए कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है सर। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता रही थी, आज वाला उदाहरण जो है आपका ये अपघटन क्रिया का मतलब टूटना है। यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो फर्स्ट वाला है वो आपका टूट करके दो अलग अलग यौगिक बना रहा है। तो ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण हो गया ए। उसके बाद है आपका डैश को रासायनिक समीकरण के बाएं भाग में लिखते हैं। जैसे मैंने बताया समीकरण लिखने का जो है बाएं भाग में क्या लिखा जाता है, तो जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं जिनको अभिकारी पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार से है आपका 7वां प्रश्न कि रासायनिक अपक्रियाओं के बीच में तीर पर बने हुए के आकार का जिसको डेल्टा कहते हैं चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस डेल्टा चिन्ह द्वारा जो है ऊष्मा को दर्शाया जाता है। मतलब जो है वह रासायनिक अपक्रिया हीट करने पर या उसको ऊष्मा प्रदान करने पर घटित होती है। इसी प्रकार से प्रश्न है आपको कि Al2SO4 4/3 मतलब होता है इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन जो है वो किस रंग का होता है, डैश होता है। तो Al2SO4 जो है इसका विलयन जो है ये होता है रंगहीन। किस प्रकार का होता है, ये रंगहीन विलयन होता है। उसके बाद प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प दिए गए हैं के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आप पढ़े हो, जैसे जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवाहित की जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो खुद होती है वो रंगहीन होती है और गंधहीन होती है। तो यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी विकल्प सही हैं। उसके बाद आपका अगला पाठ आता है विद्युत धारा का परिणाम। इस पाठ के अंदर ये पाठ जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला पाठ है। काफी जानकारी है, सूत्र पर आधारित है और जो है नियमों पर आधारित है। इसमें आपको जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और नियम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे आपको प्रश्न है कि विद्युत धारा निर्मित करने वाले उपकरण को कहते हैं। यहाँ पे आप विकल्प देखिए सबसे पहले जो है, तो आप देखेंगे कि मीटर, मीटर, मापी, ये शब्द जहाँ पे लगा होता है मीटर और मापी का मतलब होता है वो जो यंत्र है वो किसी चीज का मापन करता है, किसी चीज को निर्मित नहीं करता। वो मापन करने के लिए, किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए बना हुआ है, उसका निर्माण करने के लिए नहीं। तो ये तीनों जो है कैंसल आउट हो जाते हैं पहले ही। लास्ट में बचा उपकरण आपका जो है जनित्र का। तो विद्युत धारा को निर्मित करने के लिए जनित्र या जिसको जनरेटर कहते हो आप, उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न आपका कि लघु परिपथन में परिपथ में विद्युत धारा का परिणाम जो है वो क्या होता है। लघु परिपथन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हो, आप जानते हैं कि विद्युत धारा का परिणाम जो है क्रमशः बढ़ता जाता है। उसके बाद है विद्युत धारा वहन करने वाले किसी सरल चालक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे नियम दिए गए हैं। आप जो भी आपको इस पाठ के अंदर दिए गए हैं नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो आप इनमें जो डिफरेंस है वो अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन सा जो है किस राशि के मापन के लिए, किस संबंध को दर्शाने के लिए कौन सा नियम जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र के निर्धारण में जो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के नहीं, सिर्फ दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध, ये जो संख्यात्मक प्रश्न है जो सूत्र पर आधारित है, 100 ओम है। यदि इस तार में 10 सेकंड कालावधि के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें निर्मित होने वाली ऊष्मा कितनी होगी। तो उसका सूत्र जो होता है H = I² RT। इस फॉर्मूले से हल किया जाएगा। तो
तो आई स्क्वायर मतलब एक, आई का मतलब है विद्युत धारा जो कि 1 एम्पियर है, आर मतलब जो कि प्रतिरोध है 100 ओम है, और टी मतलब टाइम जो कि 10 सेकेंड है। तो आप जब इसको सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 100 into 10 इक्वल्स टू 1000 जूल जो है इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से है, यदि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट विभवांतर जो है प्रयुक्त करने पर 0.45 एम्पियर विद्युत धारा निर्मित होती है, तो उसकी विद्युत शक्ति कितनी होगी? तो विद्युत शक्ति जो है इसका सूत्र भी आपको याद करना है, विद्युत शक्ति P इक्वल्स टू जो फॉर्मूले हैं, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हल कर सको। इसका आंसर यहाँ पे आपका है 99 वाट। W का मतलब होता है शक्ति है, तो वाट इस प्रकार से। उसके बाद है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है विद्युत धारा की वजह से किसी परिपथ में चुंबकत्व का निर्माण होना। अब इसमें आंसर कौन सा सही है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात क्या होता है? चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति के कारण चुंबक और जो कुंडली होती है वो जब एक दूसरे के अराउंड मूव करते हैं, तो उसके कारण जो है कुंडली में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुंबक और कुंडली को मूव करने के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी उल्टी प्रक्रिया क्या होती है? किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हो आप, और उस धारा प्रवाह के कारण वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और ऑपोजिट क्या है कि चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्मित होना। तो जो सी आंसर है वो आपका सही है। और लास्ट जो आज के लिए चैप्टर है आपका ऊष्मा। ऊष्मा चैप्टर में भी जानकारियां जो है इंटरेस्टिंग है, और प्रश्न जो है थोड़े ट्रिकी बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले के 3 चैप्टर जो हैं इसमें जानकारियां अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको आसानी से याद रहेंगे, लेकिन ये जो दोनों चैप्टर हैं विद्युत और ऊष्मा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चैप्टर की जानकारियां याद रखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा एकाग्र होके, तब आपको जो है इसमें जो प्रश्न है वो आप हल कर सकोगे। इसके कुछ उदाहरण जो हैं, जैसे पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो आप ऊष्मा पाठ में पढ़े हो, एक ही उपकरण, होप का उपकरण, जो पानी के असंगत व्यवहार को दर्शाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर सी जो है होप का उपकरण वो सही है। इसके बाद है जब पानी भाप में उबलकर रूपांतरित होता है, तब जब पानी बॉईल होने के बाद उसका भाप बनना शुरू हो जाता है, तब उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान किस प्रकार से रहता है? वो है ऊष्मा अवशोषित होती है परंतु तापमान स्थिर बना रहता है। ऊष्मा जो है उसमें अवशोषित होती है लेकिन तापमान फिर भी नहीं बढ़ता है। उसके बाद है ऑप्शन आपको कि ऊष्मा अवशोषित होती है तथा तापमान में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है। ऊष्मा उन्मोचित होती है, ऐसा भी नहीं होता है। जो फर्स्ट वाला जो आपका आंसर है कि ऊष्मा जो है अवशोषित होती है लेकिन तापमान फिर भी स्थिर रहता है। इसके बाद है आपका प्रश्न कि स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है, मतलब किसी गैस को द्रवित किया जाता है, किसी गैस को दाब को स्थिर रख करके तापमान को कम करके जब उसका द्रव बनाया जाता है, तो क्या होता है? ऊष्मा उन्मोचित होती है, गैस से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है लेकिन उसका तापमान जो है वो स्थिर बना रहता है। उसके बाद प्रश्न है कि बर्फ का तापमान उसमें डैश मिलाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है। तो बर्फ का तापमान जो है, अगर आप उसमें नमक ऐड करते हो तो बर्फ और तेजी से पिघलने लगती है। तो बर्फ को और तेजी से पिघलने के लिए जो है थोड़ी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसके कारण जो उसका तापमान होता है वो कम हो जाता है। बर्फ में नमक आने से उसका तापमान जो है
0 डिग्री सेल्सियस से कम किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न है कि बर्फ पानी ऐसा पदार्थ है जो पिघलते समय प्रसरित होता है और घनीभवन या हिमीकरण के समय आकुंचित होता है। मतलब बर्फ से पानी बनते समय वो फैलता है और पानी से गैस से द्रव बनते समय, भाप से पानी बनते समय या पानी बर्फ बनते समय। घनीभवन का मतलब होता है गैस का द्रव बनना और हिमीकरण का मतलब क्या होता है? द्रव का ठोस बनना। तो के समय आकुंचित होता है, ये सही नहीं है। पानी का थोड़ा असंगत व्यवहार है जो कि आप पाठ में पढ़े हो। दूसरा विकल्प है कि पिघलते समय आकुंचित होता है। पानी जब पिघलने लगता है तो वो सिकुड़ता है और घनीभवन के समय उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। विकल्प सी जो कि आप देख सकते हो उसमें पहले से ही टिक मार्क है। पिघलते समय आकुंचित होता है। पानी जब बर्फ से पिघल करके पानी बनता है तो वो थोड़ा सिकुड़ जाता है और घनीभवन के समय प्रसरित होता है, और घनीभवन के समय वह जो है थोड़ा फैलता है। इसके बाद प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ पिघलकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी तैयार होने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा लगेगी? बर्फ को पिघला करके जो है पानी बनाना है तो उसमें कितनी कैलोरी ऊष्मा जो है लगेगी? तो इसमें 80 कैलोरी जो है 80 ऊष्मा इतनी लगती है। पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है वो कितनी होती है? तो पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम इतनी होती है। ये सब थोड़े डेटा वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको याद रखने हैं। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ये एक ही होता है, आप उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो डेटा है, आपको उसको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि बर्फ के पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ के पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। प्रश्न है कि पानी का तापमान 4 डिग्री से 0 डिग्री तक कम करने पर उसका आयतन कम होता है और घनत्व बढ़ जाता है। आयतन बढ़ता है और घनत्व कम हो जाता है। आयतन और घनत्व कम हो जाता है, आयतन और घनत्व बढ़ता है। तो क्या होता है जब पानी का तापमान जो है 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, आयतन जो है पानी का बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। आयतन बढ़ जाने का मतलब जो उसके कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं थोड़े, जिसके कारण उसकी डेंसिटी घनत्व कम हो जाता है। इसी के कारण जब आप वैज्ञानिक कारण में पढ़ते हो कि बर्फ के ठंडियों के समय जो पानी की पाइपें या नल वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी जो है ठंड के कारण बर्फ बनता है तो बर्फ जो होती है उसी मात्रा के पानी से थोड़ी अधिक जगह घेरती है, क्योंकि उसका आयतन अधिक होता है। बर्फ में कण थोड़े दूर दूर होते हैं पानी के, तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। उसके बाद प्रश्न है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी का घनत्व होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी का घनत्व जो है वो होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये थर्ड वाला जो लास्ट वाला जो आंसर है 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना जो है 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व होता है। जैसे कि आप जानते हो 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगर आप ठंडा करोगे तो भी उसका घनत्व थोड़ा कम होता है, और उससे अधिक अगर आप गर्म करोगे तो भी उसका घनत्व जो है बढ़ता है। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न हैं। डैश तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद है 1 किलोग्राम पानी का तापमान जो है 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पानी का बढ़ाने के लिए 4180 जूल इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा समुद्र सतह की हवा के दाब पर
1 ग्राम पानी का 1 ग्राम वाष्प में रूपांतरण करने के लिए ऊष्मा लगती है, तो उसके लिए 540 जो है कैलोरी ऊष्मा लगती है। और प्रश्न है कि पानी का तापमान डैश डिग्री की अपेक्षा कम होने पर उसके आकार में वृद्धि होती है। तो 4 डिग्री की अपेक्षा अगर पानी का तापमान कम भी करते हो आप, तो भी उसका आयतन बढ़ता है, मतलब उसके कण दूर दूर होने लगते हैं। और अगर आप 4 डिग्री से बढ़ाते भी हो तो भी उसका आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। तो 4 डिग्री पर पानी का आयतन सबसे कम और घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ये जानकारी थी 1 नंबर बहुविकल्पी प्रश्नों की, पहले से 5वें पाठ के लिए। सभी का धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। बच्चों किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो आप आपके प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों।